आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल की। और आज हम आदिकाल में जो रासो साहित्य है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी आदिकाल में जितना भी भाग है या जितने भी प्रकरण हैं हमने उस सबको देख लिया। आज हम आदिकाल का तीसरा जो भाग है रासो साहित्य उसको देखेंगे। तो रासो साहित्य आदिकाल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी की विशेषता के आधार पर पूरे आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि आदिकाल कितना इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में 60% प्रश्न आदिकाल से अगर आते हैं तो रासो साहित्य से ही आते हैं। तो इसलिए आज हम रासो साहित्य के बारे में कुछ इसकी जानकारियां समझ लेते हैं, कुछ इसके पृष्ठभूमि को जान लेते हैं कि किस प्रकार से ये रचनाएं हुई हैं और रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कैसे इसका नाम रखा गया है। इन सारी चीज़ों को जानते हुए हम इनके जो कवि हैं इनसे संबंधित और उनकी जो रचनाएं हैं उनकी विषय वस्तु को जानते हुए और इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में रासो साहित्य के। तो रासो साहित्य जो है वो किसी न किसी राजा के दरबार में लिखा गया है या राजा के दरबारी जो कवि हैं उनके द्वारा लिखा गया है। तो राजसभाओं में राज आश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनोखी पंक्तियों के साथ किया करते थे और अपने वीर उल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। इसी के आधार पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी कवि हैं सभी राज आश्रित कवि थे और किसी न किसी राज दरबार में राजसभा में अपनी कविताओं को करते थे और राजाओं से संबंधित उनके शौर्य पराक्रम का वर्णन करते थे, जिससे राजा लोग खुश होते थे और इनको बढ़ावा मिलता था उससे। भारत के इतिहास में यह वह समय था जब मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। तो भारत के इतिहास में जब मुसलमानों का सबसे पहले आक्रमण हुआ तो वो अधिकतर भारत के पश्चिम प्रांत में हुआ और वहीं पे जो हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य थे वो वहीं पे प्रतिष्ठित थे। तो इसलिए ज़्यादातर उन्हीं लोगों को धक्का लगता था, पश्चिमी प्रांत के निवासियों को। कन्नौज, अजमेर, अन्नलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थीं, मतलब पश्चिम भारत में, तो पश्चिम प्रांत में प्रतिष्ठित थी। हर्षवर्धन के मृत्यु के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश में अंतर्निहित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे वो अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। तो मतलब ये लोग पूरे भारत के लिए नहीं लड़ते थे, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए ही इन लोग आप खुद में ही लड़ाई करते थे। एक तो जो मुसलमान आए थे उनसे लड़ाई था और ये लोग खुद से ही भिड़े रहते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन के लिए यूं ही लड़ाई मोल ली जाती थी। तो अपने अपने शौर्य को दिखाने के लिए या उसके प्रदर्शन के लिए आपस में ही लोग लड़ाइयाँ करते रहते थे। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे, तो आपस में भी करते थे लोग और जो बाहरी आक्रमण था उससे भी लड़ते थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से उस टाइम की रचनाएं होती थी, क्योंकि राजाओं को ऐसी ही रचनाएं पसंद थी कि जो उनके वीरता को मतलब प्रोत्साहित करे, उनके वीरता का गान करे और वो लोग अपने शौर्य को समझें कविताओं के माध्यम से। तो इसलिए जो कवि था वो भी तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ही अपनी रचनाएं करता था। तो आप समझ गए होंगे रासो सब साहित्य में किस प्रकार का साहित्य है और कौन से कवि हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। तो
हिंदी साहित्य के आदिकाल में रासो ग्रंथों के आधिक्य को देखकर यह विवाद आज भी अनसुलझा है कि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सभी विद्वान अलग अलग तरीके से रासो शब्द की उत्पत्ति को बताते हैं। तो जो सबसे पहले विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, गारसा दत्तासी, और इनके हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम है द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। तो इस प्रकार से गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से बताने की कोशिश की है। तो जो गारसा दत्तासी हैं इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय यज्ञ से बताया है, परंतु इस काल में ना तो राजसूय यज्ञ प्रचलित था और ना ही इस काल की रचनाओं में इनका कोई वर्णन दिखाई पड़ता है। तो इसलिए इनका जो मत है वो मान्य नहीं है, क्योंकि उस टाइम में ना तो कोई राजसूय यज्ञ हुआ था, ना ही इस काल में कोई इस प्रकार की रचना वर्णित है। तो इसलिए जो इनका मत है कि राजसूय यज्ञ से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ये स्वीकारा नहीं जाता है। अब अगले जो विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका मत है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से हुई है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से ढूंढने की कोशिश की है। ऐसा उन्होंने बिसलदेव रासो में प्रयुक्त इस शब्द की बार बार आवृत्ति को देखकर अंदाजा लगाया है। तो ये भी इनका अंदाजा है, क्योंकि बिसलदेव रासो जो कि रासो साहित्य का एक काव्य है, इसी में इन्होंने कई बार रसायन शब्द को देखा है, पढ़ा है। तो इसलिए ये सोचते हैं कि उसी वजह से इस प्रकार के साहित्य को या इस काल के साहित्य को रासो साहित्य नाम दे दिया गया है। अगले विद्वान हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये लोग नाट्य रासक से रासो शब्द को उद्गृत मानते हैं। राम कुमार वर्मा जी ने संदेश रासक में प्रयुक्त 29 मात्राओं के रासक छंद से रासक शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। तो राम कुमार वर्मा जो है संदेश रासक, जो अब्दुल रहमान की संदेश रासक कृति है, उसमें रासक शब्द एक छंद के लिए प्रयुक्त हुआ है, मतलब रासक छंद का उसमें प्रयोग हुआ है, जो 29 मात्राओं का रासक छंद है। तो उसी से इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति को माना है कि इसी आधार पे इस काल के साहित्य को रासो साहित्य नाम दिया गया है। अगले जो विद्वान हैं डॉक्टर नरोत्तम स्वामी। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से मानते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ कथा वाक्य होता है। तो राजस्थान में जो रसिक शब्द है वहाँ पे उसका मतलब होता है कि किसी मतलब कथा को वहाँ पे रसिक नाम दिया गया है। कथा वाक्य में अगर कोई कथा का वाक्य है तो उसको रसिक कहेंगे लोग, मतलब रसिक सुनाइए कोई, जैसे किसी कथा का अच्छा सा कोई वाक्य है तो उसको रसिक नाम दिया जाता था। तो इसीलिए इस नरोत्तम स्वामी जो हैं वो रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक शब्द से मानते हैं, जो कि राजस्थानी भाषा का एक शब्द है। अगले रासो शब्द के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता अंशतः वैज्ञानिक लगती है। मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने नाट्य रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, वो कुछ वैज्ञानिक लगती है उनकी बातें, लेकिन उन्होंने रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति माने हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रस शब्द से रासो की को निष्पंद माना है। मतलब जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो रस से रासो शब्द को बताते हैं कि रस का ही नाम रासो रखा गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा रासो शब्द के बारे में कि किस प्रकार से लोगों के बीच में मतभेद है इसको लेके। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस शब्द से मानी है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। अब हम रासो साहित्य की रचनाओं और इनके कवियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनके साहित्य की रासो साहित्य की जो रचनाएं हैं उनको दो भागों में करके पढ़ते हैं। एक जो साहित्यिक भाषा में लिखा गया है और एक देश भाषा में लिखा गया है। अब इसको समझ लेते हैं कि साहित्यिक भाषा और देश भाषा में अंतर क्या है। तो साहित्यिक भाषा ऐसी भाषा है जो उस टाइम के विद्वानों द्वारा लिखे पढ़े लोगों द्वारा प्रयोग होता था। तो जो साहित्य की भाषा थी तो उसे साहित्यिक भाषा बोलते हैं। देश भाषा, तो देश भाषा उस भाषा को बोलते हैं जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी, जो लोगों के बीच ज़्यादा प्रचलित थी। तो इस प्रकार की भाषा में जो रचनाएं हुई हैं और फिर साहित्यिक भाषा में जो रचनाएं हुई हैं, इनको दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो जो साहित्यिक भाषा में रचनाएं करने वाले हैं कवि या उनकी जो रचनाएं हैं उनका नाम है विजयपाल रासो। तो ये एक रचना है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इनका समय काल भी आपको याद रखना है। विजयपाल रासो का जो समय काल है वो 13वीं सदी है।
उसके बाद मीर रासो का जो समयकाल है वो 14वीं सदी है, और कीर्तिलता 14वीं सदी, कीर्ति पताका 14वीं सदी। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों विद्यापति की रचनाएं हैं। तो ये साहित्यिक भाषा में लिखी गई हैं। देश भाषा की रचनाएं देख लेते हैं। इसमें है सबसे पहले खुमाण रासो, जिसका समय है 9वीं सदी, बिसल देव रासो 12वीं सदी, परमाल रासो 12वीं सदी, पृथ्वीराज रासो 12वीं सदी, जयचंद्र प्रकाश 12वीं सदी, जयमयंक जसचंद्रिका, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। तो ये देश भाषा की रचनाएं हैं और ये इधर 4 साहित्यिक भाषा की रचनाएं हैं। तो आपको समझ में आया होगा ये सारा चीज़। अब आगे हम जितनी भी कवि हैं रासो साहित्य के और जितनी भी उनकी रचनाएं हैं सबको एक एक करके और हम लोग उसको विस्तार से देखेंगे।